हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल HTCC 3.7 में स्वागत है। हमारे से देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के 10th चैप्टर जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसी का अध्ययन करने वाले हैं। माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो इसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने अभी आपको बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है, जिसमें हमने आपको बताया कि जो डोमेस्टिक यानी डेली यूज जो हम लोग घर पे उत्पाद करते हैं यानी प्रोडक्शन के क्षेत्र पे घरेलू उत्पादों पे किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सहायक है, जिसमें हमने आपको बताया दही कैसे बनते हैं, दही में किस दूध में किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दही बनाते हैं। नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया कि ब्रेड कैसे बनते हैं, इडली कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बताया, लेकिन एक चीज ये ध्यान से सुनिए कि इडली, डोसा और जो ब्रेड है इसमें छिद्र युक्त किसके कारण दिखाई देते हैं। तो छिद्र युक्त आपको एक गैस है, जो गैस हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वह गैस के कारण ही इडली, डोसा और ब्रेड में छेद दिखाई देते हैं। ओके, चलिए अभी हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं औद्योगिक उत्पादन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार सहायक है। जैसे आपका बैरेंडी हो गया, बेयर हो गया, रम हो गया, ठीक है। ये सब वाइट मटेरियल्स हो गए। ये सब में किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सहायक होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। अभी हम बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है, वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ये औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे लाभदायक बने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो व्यावसायिक पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए व्यावसायिक पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने के लिए एक बड़े से फर्मेटर की आवश्यकता होती है। करने के लिए एक फर्मेंटर की जरूरत होती है। अब आपके माइंड में आता होगा कि ये फर्मेटर है क्या। तो देखिए ये फर्मेटर क्या है। फर्मेटर एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है। फर्मेटर क्या है, एक बड़ा सा बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन, उसी में ईस्ट को रख दिया जाता है और उसको ग्रोइंग करवाया जाता है। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसी में रख के लंबे लंबे जो जार टाइप के होते हैं उसी में रख दिया जाता है और उसका ग्रोइंग करवाया जाता है। तो फर्मेटर एक बड़े से बर्तन होती है, ठीक है। फर्मेंटर बेवरेज
सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, फर्मेंटर बेवरेज। व्यवसायिक औद्योगिक उत्पादन में फर्मेंटर बेवरेज आते हैं। सबसे पहला फर्मेंटर बेवरेज, किण्वित पेय। कैसा पे, किण्वित पेय, फर्मेंटर बेवरेज। तो फर्मेंटर बेवरेज में क्या होता है, किण्वित पेय पर अल्कोहल सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। सबसे पहला इसमें लिखिएगा कि किण्वित पेय पर अल्कोहल सब्सटेंस पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है। जरूरत होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेड बनाने में होती है, वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट हैं। वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है मतलब अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हैं। वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्रेड बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग होता है, सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग हम किण्वित पेय बनाने में भी करते हैं। ओके, तो चलिए किण्वित पेय यानी फर्मेंटर बेवरेज किस प्रकार बनाते हैं, तो लिखना शुरू कीजिएगा कि ईस्ट का प्रयोग जो है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, रम, ब्रांडी, विस्की, बियर के उत्पाद में किया जाता रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट को मल्टीग्रेन धानों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक सब्सटेंस की प्राप्ति, फर्मेंटेशन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा आसवन डिस्टिलेशन विधि उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वाइन तथा बियर का उत्पादन विदाउट डिस्टिलेशन की विधि से होती है, जबकि विस्की, रम तथा ब्रांडी
जो है किण्वत रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि किण्वित पेय बनाने में जो आसवन विधि है, आसवन विधि, आसवन मतलब डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या क्या बन जाता है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपका बन जाता है विस्की, रम तथा ब्रांडी, विस्की, रैम एंड ब्रांडी बनते हैं। ठीक है, और without distillation प्रोसेस से क्या क्या बन जाता है? तो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से बन जाता है आपका बियर और वाइन। बियर और क्या? वाइन। तो ये सब बनते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या बन जाता है और विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या बनते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने आपको बताया विस्की, रेम और ब्रांडी बनते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से बियर और वाइन तैयार होते हैं। चलिए अब हम आएंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, औद्योगिक के क्षेत्र में ही है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को प्रतिजैविक बोला जाता है। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को क्या बोला जाता है? प्रतिजैविक। ये प्रतिजैविक है क्या, ये माइंड में आता होगा। देखिए, प्रति मीन्स होता है पहले और जैविक मीन्स होता है जीव। ठीक है, एक दूसरे जीवों के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, प्रति मीन्स विरुद्ध। ठीक, एंटी मीन्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। देखिए यहां पे सबसे पहले हमने एंटी लिखे और इधर बायोटिक्स लिख दिए। तो ठीक है, एंटी मीन्स होता है प्रति, प्रति मीन्स क्या हो जाता है आपका? प्रति मीन्स हो जाता है विरुद्ध, और बायो मीन्स क्या होता है? जीव। ठीक है, तो वैसे जीवों के विरुद्ध कार्य करने वाले रासायनों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो हमारे बॉडी का विरोध कार्य करेगा, ऐसा नहीं है। वैसे सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करने वाले रासायनों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का तो क्लियर हो गया। अब क्या है? सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स क्या है? सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है। इसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। किससे किया था? पेनिसिलिन का सोर्स क्या है? तो पेनिसिलिन का सोर्स भी लिखना है, आपको याद रखना है। पेनिसिलिन का सोर्स है एक फंगी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये फंगी है, इसका
यानी कवक, ठीक है। इस फंगी का नाम क्या है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम हो गया। तो पेनिसिलियम नोटेटम ही सोर्स है पेनिसिलिन का। और सबसे पहला प्रतिजैविक अगर पूछ ले एग्जाम में, ये पॉइंट बहुत ही मस्ट है, चूंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि पेनिसिलिन का खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन का सोर्स फंगी है, पेनिसिलिन का जो सोर्स है किस फंगल से हुआ? तो पेनिसिलियम नोटेटम से हुआ, ठीक है। अब आगे हम प्रतिजैविक के टाइप जानेंगे, ठीक है। तो प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जिनका निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये फंगी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही है। लिखना शुरू कर दीजिए। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है या रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने या मारने में सहायक होते हैं। एंटीबायोटिक्स के टाइप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरा होता है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विशिष्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, चलिए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लिखिए। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2 एंटीबायोटिक्स। बायोटिक 2 टाइप के होते हैं, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरा है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब हम इसके बारे में लिखेंगे नंबर 1 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में लिखना शुरू कीजिए। यह इस टाइप के एंटीबायोटिक्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखने के बाद डैश दीजिए और लिखिए इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स भिन्न भिन्न समूह या भिन्न भिन्न संरचना वाले पैथोजन को मारने में सक्षम होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। हो गया। चलिए अब है दूसरा स्पेसिफिक, ये वाला स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लिखिए और डैश देके लिखना शुरू कीजिए। इस टाइप के एंटीबायोटिक्स केवल एक ही प्रकार के पैथोजन को नष्ट करने में सहायक होते हैं। अब जो है ये जो स्पेसिफिक है, स्पेशल एक ही पैथोजन को मारने में सक्षम होता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वह सभी को मारने में सक्षम होते हैं। सभी प्रकार के रोगों के पैथोजन को मारने में सक्षम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, लेकिन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक ही रोग के लिए स्पेशल एक ही रोग के पैथोजन को मारने में सहायक होते हैं।
चलिए एंटीबायोटिक्स अब क्रिया कैसे करते हैं, तो एंटीबायोटिक की क्रिया लिखना है। एंटीबायोटिक के क्रिया विधि, इसके बाद पॉइंट में लिखिएगा। ठीक, तो लिखना शुरू कीजिएगा। एंटीबायोटिक्स विभिन्न उपापचय पद पर, एंटीबायोटिक की क्रिया लिखने के बाद आप डैश देके लिखिए। एंटीबायोटिक्स विभिन्न उपापचय पद पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 में देखे लिखिए, पेनिसिलिन जीवाणु कोष, पेनिसिलिन जो है जीवाणु के सेल वॉल को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा में लिखिएगा क्लोरोफेनिकॉल। लिखिए, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकता है। यह क्लोरोफेनिकॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकता है। तीसरा लिखिएगा टेट्रासाइक्लिन। यह टीआरएनए को राइबोसोम से बनने नहीं देते हैं। ठीक है, ये है आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो चलिए कुछ जो बेस्ट क्वालिटी के एंटीबायोटिक्स हैं उसमें आप नोट देके लिख लीजिए। एक अच्छी एंटीबायोटिक वह होते हैं जो होस्ट के लिए हानि रहित होते हैं, होस्ट के लिए हानि रहित होते हैं, पैथोजन के सभी स्ट्रेन के लिए प्रभावी होते हैं, परंतु होस्ट के लिए यह इफेक्ट नहीं करते हैं, होस्ट के एलिमेंट्री कैनल को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एंटीबायोटिक्स से। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है मेरा, एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन दीजिए। दूसरा है, सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था और किस से किया गया था? फंगी से, अलगी से, या फिर बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ से? ठीक है, दो क्वेश्चन दिए आपको, ये दो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। पार्ट 1 में हमने जो बताए थे एससीपी, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एससीपी का एग्जाम्पल दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।